Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I am going to concentrate on electric flux for class 12. In previous class, in 11th, we have studied liquid flux. But in case of electric field, we also define another term similar to liquid flux. Here it is known as electric flux. But in case of liquid, we are able to observe actual flow of liquid. But in case of electric field, there is no flow of physically observable quantity. Basically, what is electric flux? The number of field lines crossing an area when placed normal to field line. Field line के 90 पे एक surface रख दो, उसमें से जितनी field line पास होंगी, वो क्या बन जाता है? Electric flux. So number of field lines crossing a unit area placed normal to field at a point is measure of strength of electric field at that point. ये जो फ्लक्स है फील्ड से कैसे रिलेटेड है, किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करना है, वहां पे एक सरफेस रख दो नॉर्मल टू फील्ड लाइंस, उसके यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास होंगी वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा. ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी तो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, कम फील्ड लाइन पास होंगी तो वीकर फील्ड होगा. अब हमने ये प्लेनर सरफेस ली और उसका एक एलिमेंट ds नॉर्मल टू ई माना, तो इसमें से जितनी फील्ड लाइन पास होंगी वो डिपेंड करेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट क्या है. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू EDS. लेकिन ये तब जब सरफेस 90 पे हेल्ड की गई है. इफ एरिया इज हेल्ड एट सम एंगल, और वी कैन से वी हैव टिल्टेड द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर. इट विल डिपेंड अपॉन projection of this area element normal to electric field, और वो जो projection है वो क्या होगा? ds cos theta. तो basically number of field lines crossing ds element now will depend upon EDS cos theta. ये depend करेगा field का magnitude क्या है और projection of area element normal to E क्या है. जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा फ्लक्स भी वेरी करेगा. It will be maximum when theta is 0, यानी field line जो है वो इस तरह से हेल्ड है, ये जो सरफेस है उस फील्ड लाइन के 90 पे हेल्ड है. अगर थीटा 90 पे आ जाए यानी कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल टू एरिया एलिमेंट हो जाए तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता. सो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड E, magnitude of area element and cosine of angle between projection of area element in direction perpendicular to field E and electric field E. So basically यहाँ से ये पता चलता है कि area element should be treated as a vector. It has magnitude, it has direction. तो हम उस area element को किस तरह से vector associate कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि normal to this plane specifies orientation of the plane. So direction of planar area vector is along its normal. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सरफेस है, इसकी 90 पे हमें एरिया वेक्टर मिलेगा, और ये जो एरिया वेक्टर है ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? हम नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे एन कैप को ds से मल्टीप्लाई करेंगे तो ds वेक्टर आ जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कर्व सरफेस हो, वो तो प्लेन सरफेस की बात हुई थी, तो जैसे ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो हमने क्या किया, इस स्फीयर के छोटे छोटे एलिमेंट डिवाइड कर दिए. अब एक एलिमेंट इतना छोटा काटा है कि ये प्लेन की तरह एक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया इसकी दो डायरेक्शन है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड. तो अगर हम इस नॉर्मल के अलोंग एरिया वेक्टर लेंगे तो वो आउटवर्ड लें या इनवर्ड लें, ये क्वेश्चन है. तो बाय कन्वेंशन vector associated with every area element of closed surface is taken to be in the direction of outward normal. इसका मतलब क्या है? ये जो एरिया एलिमेंट है इसके 90 पे हमने नॉर्मल जो ड्रॉ किया है उसके अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर एन कैप ले लिया. इस एन कैप को हमने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ds वेक्टर आ गया. तो जो ये एरिया एलिमेंट है इसको जो हमने वेक्टर दिया इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है. बेसिकली अगर हम इस एस एरिया एलिमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई के साथ मल्टीप्लाई कर देना. तो मेरे पास ये बनेगा E डॉट ds d phi.
स्मॉल एलिमेंट की वजह से फ्लक्स, उसको डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम हर एलिमेंट का उसमें से पास होता है फ्लक्स निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो पूरी सरफेस का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो ये जो EDS cos थीटा, इट कैन बी लुक्ड इनटू टू वेज। एक तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू DS cos थीटा, एक हम लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर टू DS। तो EDS cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू E। A perpendicular to DS क्या बताता है, कंपोनेंट ऑफ E along normal to the area element times magnitude of area element। अगर हमें पूरी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है, तो मैंने बताया कि छोटे छोटे एलिमेंट काट लो और हर एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लो और सबको एड अप कर दो। एक एलिमेंट का फ्लक्स हमने देखा E डॉट DS के इक्वल, सबको ऐड किया तो टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस विल बी समेशन ऑफ E डॉट DS। ये अप्रोक्सीमेट साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये जो E है इट इज टेकन टू बी कांस्टेंट ऑफ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब ये अगर DS अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो इंटीग्रेशन की जगह हम इस समेशन की जगह हम इंटीग्रल साइन भी लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या शो करता है, कंटीन्यूअस समेशन। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय approximate equal to summation of E dot DS or approximate equal to integration of E dot DS। ये जो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस आई हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म में, इसको बोलते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट क्या होंगी, क्योंकि हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इट इज फ्लक्स अपॉन एरिया, लेकिन हमने क्या देखा है इसमें जो एरिया हमने फील्ड लाइन के अलोंग हेल्ड किया उसके 90 पे किया, तो उस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। तो अगर हमें फ्लक्स का यूनिट निकालना है तो फील्ड इनटू एरिया, फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.